वो रिबन काटने में लग गए, वो ब्लैक कैट कमांडो लेकर के मुंडन में जाने लग गए, नामकरण में जाने लग गए। उनको उत्तर प्रदेश वाली वो चकाचौंध, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई फोटोस्टेट कॉपी बन गए उत्तराखंड। जब पोलिंग हो रही है और काउंटिंग हो रही है, उसके बीच में 1 महीना 4 दिन 10 दिन का अगर अंतर रहेगा, तो क्या मशीनों के साथ हो रहा है, कोई भी देश के अंदर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो माता बहन जिन पर खेत निर्भर है, जिन पे जानवर निर्भर है, जिन पे घर निर्भर है, जिनके संघर्ष से राज्य बना, अगर वो उसकी अस्मत अगर खतरे में पड़ जाएगी, उसकी जान अगर खतरे में पड़ जाएगी, तो किस लिए हमने राज्य बनाया था? हम तो उत्तर प्रदेश में ठीक थे। ये सारी टोटल पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या उन शहीदों के सपनों को हम कहीं किसी मुकाम तक पहुंचा पाए जिनके लिए राज्य बना था? इस राज्य के नेताओं की दृष्टि क्या है? आप जा रहे हो जापान और अमेरिका और स्विट्जरलैंड आपदा के बारे में सीखने के लिए। अरे आपदा सीखनी है तो जाओ लिंचोली, आपदा सीखनी है तो यहाँ के नेता जाएं केदारनाथ, यहाँ की अगर आपदा सीखनी है तो बूढ़ा केदार जाएं, वहाँ जाके सीखें कि आपदा से कैसे लड़ना है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा फेलियर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष तिवारी और आज हमारे साथ हमारे खास पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही बड़ी राजनीतिक हस्ती, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी मौजूद हैं। धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस पॉडकास्ट में। और किसी राजनीतिक हस्ती को बुलाइए तो उससे बहुत सारी राजनीतिक बातें होती हैं। आप तो ऐसी पार्टी से आते हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो शुरुआत आपसे वहीं से करेंगे। कुछ और भी आपके बारे में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, राज्य के हालातों के बारे में भी समझने की और आपके विचार जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे कि इतनी पुरानी, देश की पुरानी राजनीतिक पार्टी पिछले कई वक्त से, काफ़ी वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस राजनीतिक रूप से जो आपको मुकाम मिला हुआ था, उस मुकाम को दोबारा पाने के लिए आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव हो, लगातार दो बार आप हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव हो, आपके कई बड़े लीडर मैदान छोड़ देते हैं। आखिर कांग्रेस में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है कांग्रेस को? धन्यवाद तिवारी जी। मैं समझता हूं जो आपने बात कही कांग्रेस के बारे में, निश्चित तौर पे हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बहुत समृद्धशाली इतिहास है। देश की आज़ादी में कांग्रेस की जो भूमिका है वो ऐतिहासिक है। उसको अब कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। हमारे तमाम उन नेताओं ने जिन्होंने देश के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग किया, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के सरदार पटेल से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इतनी लंबी श्रृंखला है और इतना समृद्धशाली, मैंने जैसे कहा, इतिहास है कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से कांग्रेस शब्द हटा दें तो शायद जिलती बच जाए। लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड में, और इसलिए भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही की पार्टी के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, उसके बावजूद आप दो विधानसभा में इतना संघर्ष, आप वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। देखिए, पॉलिटिक्स की डेफिनेशन ही है कि कंटिन्यूअस स्ट्रगल। व्हेन यू आर इन पावर यू स्ट्रगल टू रिमेन इन पावर, एंड व्हेन यू आर इन ऑपोजिशन यू स्ट्रगल टू कम टू पावर। जब आप सत्ता में हैं तो सत्ता में रहने के लिए संघर्ष, और जब आप विपक्ष में हैं तो सत्ता में आने के लिए संघर्ष। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में कभी कभी राजनीति, समय, परिस्थितियाँ, उसका साइकिल ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी परिणाम अपने पक्ष में नहीं ला पाते, और कभी कभी ऐसा होता है कि अपेक्षा नहीं होती और परिणाम हमारे पक्ष में आता है। राज्य गठन हुआ, जिस समय राज्य गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हालांकि यूनैनिमस, सर्वसम्मत पार्लियामेंट के अंदर सारी पार्लियामेंट ने राज्य के निर्माण के पक्ष में अपना निर्णय दिया,
लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो मुख्य श्रेय किसको जाता है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। क्या वही थे, सरदार थे। राज्य में काम चलाऊ सरकार बनी और काम चलाऊ सरकार 13-14 महीने रही। उस सरकार का जो काम था कि राज्य की अर्थव्यवस्था क्या हो, राज्य के आर्थिक स्रोत क्या हो, राज्य की राजधानी क्या हो, राज्य की सीमाएं कैसे मजबूत हों, राज्य का प्रशासनिक स्वरूप क्या हो, ये सारे विषय थे जिन पर अंतरिम सरकार को काम करना था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारे यहाँ से असेंबली के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी जितने थे वो सब यहाँ अंतरिम सरकार में अंतरिम एमएलए होकर आ गए और सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद 13 महीने में 14 महीने में ही हालात ऐसे पैदा हो गए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राज्य का निर्माण हुआ, जब पहला इलेक्शन राज्य में होगा तो कांग्रेस सरकार में आ जाएगी। कांग्रेस सरकार में आ गई और कांग्रेस सरकार में आई, ये उत्तराखंड का भी सौभाग्य था, हम सब लोगों का सौभाग्य था। इस बात को मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र दत्त तिवारी जैसे अनुभवी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हों और उत्तराखंड के 2 कमिश्नरियां रही हों केवल उत्तर प्रदेश की, गढ़वाल और कुमाऊं, उसके वो चीफ मिनिस्टर बन गए। इतना व्यापक उनका अनुभव एक मुख्यमंत्री के रूप में, इतना व्यापक अनुभव उनका एक केंद्रीय मंत्री के रूप में, इतना व्यापक अनुभव उनका पूरा राजनीतिक पार्लियामेंट्री जो उनका एक्सपीरियंस था। देश की आज़ादी के आंदोलन के वो सिपाही थे। 1942 के भारत छोड़ो मूवमेंट में नरेंद्र दत्त तिवारी थे और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के और अपने जीवन के अंत तक जो उनका राजनीतिक मुकाम था, मैं समझता हूँ कम नेताओं का इस देश में, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनके राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम हुए, अगर आप कहेंगे तो उसके लिए तो एक अलग से इंटरव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन तो यही उत्तराखंड में वो मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आपने कहा कि 2-2 बार कांग्रेस नहीं आ पाई। उस समय जब अटल बिहारी जी को श्रेय जाना चाहिए था और लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि भाई सरकार बीजेपी ने राज्य बनाया, बीजेपी के नेतृत्व में बना तो बीजेपी की सरकार बनेगी, सरकार बन गई कांग्रेस की और बहुत अच्छी सरकार चली। पहली सरकार थी जो स्टेबल सरकार थी, पहली सरकार थी जो अब उसके बाद जब 2012 में कांग्रेस आई और उसके बाद 17-22 को छोड़ दीजिए, लेकिन उस समय इन सारी सरकारों में जो भाजपा की सरकार खंडूरी जी के नेतृत्व में बनी हो या निशंक जी के नेतृत्व में बनी हो या बहुगुणा जी की और हरीश रावत जी की सरकार हो, उन सरकारों से अगर आप तुलना करेंगे तो तिवारी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। और उसके बाद 5 साल चले, वो कठिनाइयाँ रही बहुत सारी, नया राज्य था, लेकिन बेस्ट गवर्नेंस क्योंकि उनका राजनीतिक तजुर्बा था। तो परिस्थितियाँ जो थी उनके अनुसार जब सरकार बनी तो ऐसे ही 17 में 22 में जो चुनाव हुए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव कहूँगा मैं, क्योंकि दोनों चुनाव खुद लड़ा। इन चुनाव में जो नतीजे आए वो आज देश में जो हालात हो रहे हैं और देश में जिस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं नतीजों के बारे में, अगर आप उनसे जोड़ के देखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुनाव था। 2022 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे नतीजे आएंगे और नतीजे उल्टे आ गए। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन चुनाव में अल्टीमेटली अंतोगत्वा नतीजा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। नतीजा ये रहा कि हम 17 में भी और 22 में भी। 17 की बात तो चलिए ठीक है, मानते, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। 22 में तो आप एकदम तैयार थे, आपकी पूरी सेना तैयार थी कि अब तो बस करो तैयारी, अब तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी तैयारी हो रही थी। बहुत सच बात है। 2022 का चुनाव हमारे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक, क्योंकि जिस तरह की तैयारी हमारे राज्य में जो प्रभारी आए थे देवेंद्र यादव जी, उन्होंने जिस प्रकार से बूथ लेवल तक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था कि आपको लड़ना है। और कैंट विधानसभा जो हमारी एक बड़ी टफ विधानसभा थी, क्योंकि वहाँ पर जो विधायक थे वो लगातार 7 बार से चुनाव जीतते हुए आ रहे थे विधायक, उनके खिलाफ। लेकिन उन्होंने जो मेहनत करी और जो मार्गदर्शन था उनका, हमने पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक बूथ को ऑर्गेनाइज किया। इसी प्रकार से राज्य की 70 विधानसभाओं में मेहनत हुई। भारतीय जनता पार्टी की 17 से लेकर के 22 तक की जो सरकार थी उसमें 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, फिर भी आप 22 में नहीं आ पाए। बिल्कुल, इसीलिए सवाल गंभीर होता है। वही मैं कह रहा हूँ आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चुनाव मैंने इसीलिए कहा। आश्चर्यचकित होने वाली बात इसलिए है कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होने के बाद,
सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के खिलाफ, और उसका प्रूफ है कि द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ लॉस्ट द इलेक्शन। मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए, पुष्कर सिंह नामी। उधम सिंह नगर का और अगर हरिद्वार का आप रिजल्ट देखेंगे तो जो हम एक्सपेक्टेशन हमारी थी वही रिजल्ट आया, एक आध सीट आगे पीछे करके, ऑर्गेनिक रिजल्ट था वो। लेकिन बाकी रिजल्ट जो है, पहाड़ में आप डगमगा गए। पहाड़ों में, देहरादून में वो जो डगमगाए, उसका कारण मैंने आपको बताया। जो खुलासे चुनाव के नतीजों के बारे में पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका असर जरूर था। हमारी कमियां भी रही होंगी, लेकिन निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं परिणाम जो हैं वो मैनेज्ड हुए। एक महीने का आप पूरा अंतर देंगे, जब पोलिंग हो रही है और काउंटिंग हो रही है, उसके बीच में एक महीने का, 1 महीना 4 दिन 10 दिन का अगर अंतर रहेगा, तो क्या मशीनों के साथ हो रहा है, क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, उसका आप कुछ नहीं, आज तक कोई भी देश के अंदर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। 2022 में परिस्थितियां बिल्कुल हमारे अनुकूल थी, लेकिन नतीजे हमारे मुताबिक नहीं आए। आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। आपकी बातों से ऐसा इशारा हो रहा है कि मानो 2022 में ईवीएम्स में कोई छेड़छाड़ की गई हो। मैं इसको पहले दिन से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी पार्टी की जब रिव्यू मीटिंग हुई, जब समीक्षा बैठक हुई, मैंने उसमें अपने प्रभारी से भी और राष्ट्रीय महासचिव जो पांडे जी आए थे उनके सामने मैंने कहा इस बात को कि मैं आज भी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाता कह रहे हैं हमने आपको वोट दिया, उन पोलिंग बूथ्स में जहां हम हारते नहीं थे वहां हार गए। 2017 में जैसा वोट मुझे मिला था 2022 में वैसे ही डिटो वोट मुझे मिला, कोई अंतर ही नहीं, वही सेम काउंट पूरा का पूरा। तो मेरी आज भी मान्यता है, और जैसे अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि मैं 85 की 85 लोकसभा, 80 की 80 लोकसभा सीट भी अगर जीत जाऊंगा तो मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करता, वही बात मेरी भी है। मेरा जहां तक सवाल है, पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे, राहुल जी ने भी इस बात को कहा है, ईवीएम के बारे में बात कही है, और पूरे देश में जब डेमोक्रेसी में एक चीज के ऊपर भरोसा बहुत सारे लोगों का नहीं है, बहुत सारी शंकाएं अगर लोगों को हो जाए, तो मैं समझता हूं उसके बारे में तो विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को। आप बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, राज्य के, उत्तराखंड के, और आप कई बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से ईवीएम्स पर सवाल उठाना कहीं कांग्रेस, क्योंकि कई बार कांग्रेस इन्हीं ईवीएम्स के सहारे सत्ता में आती भी है? देखिए, ये सारा गेम प्लान होता है यही सिद्ध करने के लिए कि ईवीएम सही है। कई बार हम सत्ता में आते हैं, हमको आने दिया जाता है, ऑर्गेनिक चुनाव हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। ईवीएम्स लेके तो आप ही आए थे। मैं ये ईवीएम हम लाए थे, अगर माना कोई प्रणाली हम लाए थे और उसको बाद में करप्ट कर दिया जाए, बाद में उसको किसी प्रकार से छेड़छाड़ कर दी जाए, तो उसकी गारंटी तो हम नहीं ले सकते कि हम लाए थे तो वो हमेशा दुरुस्त रहेगी। लेकिन आज की तारीख में ईवीएम, तमाम वो देश जिन्होंने ईवीएम बनाए वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो एक हमारे अड़ोसी पड़ोसी मुल्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ईवीएम, जापान नहीं कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा है, बड़े बड़े देश नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, और डेमोक्रेसी में अगर रामराज की बात आप करते हैं, रामराज में भगवान राम ने एक धोबी के कहने पे जो निर्णय लिया उसकी निंदा भी होती है, लेकिन लोकलाज होती है रामराज में, और लोकतंत्र में, जनतंत्र में लोकलाज सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी कठिनाई आज देश के अंदर लोकतंत्र में हो रही है कि लोकलाज कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, हल्ला मच रहा है पूरे। आप उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, आप कितने ऐसे मसले हैं जिनमें आपको मैं कहूंगा कि लोकलाज विलुप्त हो गई। अगर जनता का खौफ, जनता का डर, जनता का रिटेलिएशन, जनता की प्रतिक्रिया, उसकी आप परवाह न करें तो उससे खराब बात कुछ नहीं हो सकती। आज पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार की हिंसा का मामला है, मैं ये बात कोई आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज का अखबार, समाचार पत्र उठा लीजिए, आपके चैनल्स उठा लीजिए, तो एक दुग्ध संघ का अध्यक्ष, उसके ऊपर महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है। कल जब हम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर पुतले दहन कर रहे थे हर ब्लॉक में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में 31 अगस्त को, तो उस दिन सल्ट में भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष के खिलाफ एक नाबालिग का यौनाचार करने का आरोप, मुकदमा। शंतरशाह में
पिराने कलियर में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के एक पदाधिकारी के ऊपर हत्या और बलात्कार का मुकदमा नाबालिग की। इसी प्रकार से अंकिता भंडारी में जो मामला हुआ, पूरा का पूरा वो परिवार पुलकित आर्य का, वो सारा आरएसएस और बीजेपी की बैकग्राउंड का परिवार, और वीवीआईपी आज तक नहीं पता लग पा रहा कि कौन था। ये बात में वीवीआईपी का तो एंगल ही खत्म कर दिया। पुलिस ने भी कहा कि अगर पुलिस के खत्म करने से थोड़ी होता है। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह का एंगल खत्म कर दिया किसी ने, तो वो एंगल खत्म थोड़ी हो गया, कोर्ट में चार्जशीटेड हो गया। लेकिन आपने लोकलाज का कोई मतलब लिहाज ही नहीं किया। और आप विनेश फोगाट, वो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, वो उसको मैं नहीं ला रहा हूँ। हालांकि महाजनों ये न गता सपनता, जैसा महान लोग करते हैं उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं, वही हो रहा है। तो नीचे आप आज राज्य के अंदर आप कल्पना करिए, ये राजधानी देहरादून, और राजधानी देहरादून में आईएसबीटी में 5 रोडवेज कर्मी कोई अपराधी होते तो हम मान लेते कि अपराध हो गया। रोडवेज के कर्मचारी, चाहे वो परमानेंट हैं चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, लेकिन रोडवेज में एक नौकरी कर रहा है और वो एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार कर दें, मतलब कितना साहस अपराधियों का हो रहा है। क्या मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश की इमेज। आईएसबीटी जहां पूरे देश से जो बस आती है वहां उतरती है, और यात्री यहाँ का पर्यटक जो उतरता है, पहला जो इंप्रेशन है वो वहीं से जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बीजेपी कह रही है कि हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, कार्रवाई हम कर रहे हैं। पहले की सरकारों में कार्रवाई भी नहीं होती थी। बताएं एक मसला जिसमें कार्रवाई ना हुई हो। हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तिवारी जी आपसे कहना चाहता हूं, मैं उनको डिबेट के लिए इनवाइट करता हूं कि वो आवें और ये बताएं कि ऐसे मामले उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार रही हो, ऐसा कोई अपराध हुआ हो और कांग्रेस का व्यक्ति कोई इन्वॉल्व रहा हो और कार्रवाई ना हुई हो। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, एंड यू कैन नॉट कंपेयर, कोई तुलना नहीं कर सकते आप एक अपराध की दूसरे अपराध से। कोई भी बलात्कार का मामला कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। बलात्कार बलात्कार है। आप कलकत्ता के बलात्कार को बहुत जघन्य बताएंगे और अंकिता भंडारी के बलात्कार को क्या बताएंगे कि हमने पुलकित आर्य को पकड़ लिया। ये एक्सक्यूज देंगे आप। और एक मामला हो तो कोई बात नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जिस प्रकार से आपके पदाधिकारी, मुझे तो लगता है कि आपको एक प्रकोष्ठ ही बनाना पड़ेगा ऐसे लोगों का, अपराधियों का, जिस प्रकार के अपराध में शामिल है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। ये बात मैं कभी कहता नहीं हूँ ऐसे, मैं कभी पर्सनल नहीं होता, बट इट इज़ नॉट पर्सनल। ये उत्तराखंड राज्य महिलाओं का महिला प्रधान प्रदेश है। महिला यहाँ के विकास की धुरी है। अगर पहाड़ से महिला पलायन कर जाए, जैसे पूरा नौजवान पलायन कर गया, तो पहाड़ तो समाप्त हो जाएगा। पहाड़ महिला के बल पे ही है। वहाँ बूढ़ी माता, वहाँ तमाम वो माता बहनें जो घास का, लकड़ी का, पानी का बोझ अपने सर पर लाती हैं, वो माता बहन जिन पर खेत निर्भर है, जिन पे जानवर निर्भर है, जिन पे घर निर्भर है, वो सारी पूरी की पूरी हमारी अर्थव्यवस्था जिस महिला के ऊपर निर्भर है, जिनके संघर्ष से राज्य बना, अगर वो उसकी अस्मत अगर खतरे में पड़ जाएगी, उसकी जान अगर खतरे में पड़ जाएगी, तो किस लिए हमने राज्य बनाया था? हम तो उत्तर प्रदेश में ठीक थे। क्या बुरा था उत्तर प्रदेश? एक नया प्रदेश बनने के बाद इसको हम कई जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर के इलाके हैं, वहाँ पर बहुत सवाल उठते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ से जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसकी वजह से पहाड़ों में भी अपराध बढ़ रहा है। सल्ट में जो अपराध करने वाला है वो कोई डेमोग्राफिक चेंज की वजह से नहीं हुआ है। बोरा जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला है। ये बहानेबाजी है। सत्यापन की बात आती है कि पहाड़ों में अरे आप सत्यापन करिए ना, कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आ गया क्या? कोई अफगानिस्तान का आ गया क्या? धर्म और जाति के आधार पर आप अपराध का क्लासिफिकेशन करेंगे? क्या पिछले कुछ वक्त में ऐसा हुआ है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के हिसाब से न्याय को बांटा गया? धार्मिक ध्रुवीकरण का ही एक हथियार इनके पास है, कोई हथियार ही नहीं है। अंकिता भंडारी का मामला हो जाता है, उस आधार पे बढ़ रहा है। सब चीज उसी के आधार पर बढ़ रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाता है। कल चमोली जनपद में एक घटना हो गई, दुखद घटना है। अगर उसमें किसी ने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई हरकत करी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। लेकिन आप उस पर आप बयान दे देंगे, अंकिता भंडारी पे क्यों नहीं बयान देंगे? सल्ट में आपका मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, उसके खिलाफ आरोप नहीं है, पूरा एफआईआर दर्ज हो गया है, क्यों नहीं आप उस पर बयान दे देते? शंतरशाह में जो मामला हुआ पिराने कलियर में, उसमें आप क्यों नहीं बयान दे देते? प्रदेश के अंदर अभी जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं आपके बोरा,
उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया, उसमें कहिए ना कि हमारा सर शर्म से झुक रहा है, हमारे पार्टी के लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये धर्म का मामला नहीं है, जाति का मामला नहीं है। अपराधी अपराधी है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। कब तक बांटिएगा, कब तक बांटिएगा? तो इनका काम केवल ये है, अपने अपराध को, अपनी कमियों को ढकने के लिए ये ध्रुवीकरण का सहारा लेते हैं। और मैं 100% इस बात का पक्षधर हूँ। इस राज्य के अंदर इसकी सीमाओं में रहने वाले जितने लोग हैं, आज टारगेट महिला की जा रही है, आज टारगेट अनुसूचित जाति के, दलित वर्ग के लोग किए जा रहे हैं, और आज माइनॉरिटीज़ के लोग टारगेट किए जा रहे हैं जानबूझ करके। और ये मानसिकता है उनकी, ये उनका एजेंडा है। अच्छा दसमाना जी, चूंकि आप कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, एक बार फिर से वापस लौटते हैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर। आपने बहुत सारे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई बड़े लीडर्स के साथ आपने काम किया है। जब 2017 और 22 की बात आती है तो क्यों ये ना कहा जाए कि कांग्रेस की गुटबाजी भी कई बार ऐसी स्थिति में ले आती है कांग्रेस को इटसेल्फ की, उससे उसका संघर्ष और कठिन हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने किशोर उपाध्याय को भी देखा है, यशपाल आर्या जी को भी देखा है, बतौर अध्यक्ष मैंने उनको भी देखा है, प्रीतम सिंह जी को भी मैंने खुद कवर किया है, करण महाराज जी हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि पार्टी आपसी गुटबाजी में इतना संघर्ष कर रही है कि वो जो रिजल्ट चाह रही होती है इलेक्शंस में, वो रिजल्ट उसको नहीं मिलता और संघर्ष उसका बना रहता है। क्यों न कहें हम ये? देखिए तिवारी जी, दो बातें। आपने जिन नेताओं का नाम लिया, सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उनमें से कुछ छोड़ के भी चले गए। मैंने इस देश के बहुत दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ शिष्य के रूप में काम किया, बहुत नज़दीक रहकर। मैंने देश के बहुत बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ बिल्कुल सहयोगी के रूप में काम किया। मैंने देश के बहुत बड़े नेता शरद पवार जी के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ मैंने काम किया। और मैंने एक बात हमेशा सीखी है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म में जो बात करनी होती है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म में ही बात करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में कई बार ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में कई बातें ऐसी होती हैं निश्चित तौर पे जिनसे पार्टी को नुकसान होता है। इसमें स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कोई ये कहे कि गुटबाजी नहीं है, ये भी बेईमानी की बात है। कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन, आजकल तो मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिदों की जो कमेटियां हैं उसमें राजनीति होती है, उसमें गुटबाजी होती है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी तो पावर के लिए होती है, और पावर का जहाँ मामला होगा वहाँ तो गुटबाजी होगी। और हम कहते हैं कि नहीं साहब गुटबाजी तो नहीं है, गलत बात है, होती है। लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अगर हम उस मर्यादा का और सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग पार्टी के हितों के खिलाफ, पार्टी के हितों के खिलाफ अगर कोई काम करता है, वो कितना बड़ा भी नेता हो, अगर पार्टी लीडरशिप में साहस हो कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की गतिविधियाँ रुक सकती हैं। किशोर उपाध्याय जी को क्या नहीं दिया पार्टी ने? किशोर उपाध्याय जी कभी उत्तराखंड में जमीन के नेता नहीं रहे, वो दिल्ली के नेता रहे। दिल्ली से ही सब कुछ पार्टी के तो रहे आपके। मैं कहता हूँ दिल्ली के ही नेता रहे। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आज माननीय विधायक हैं, हमारे पार्टी से भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे। कहीं वापस आ जाएं तो आ जाए तो स्वागत है। आए ना, डॉक्टर अलग सिंह रावत जी आए, यशपाल आर्य जी आए, तो उनका सम्मान कम थोड़ी है। वो वहाँ चले गए थे, हम तब भी सम्मान करते थे। राजनीति में ये अब सब चलता है। और मेरा तो अब ये मानना है, मेरी उम्र इन सबसे छोटी होगी, लेकिन मैं अपने आप को कभी कभी आउटडेटेड मानता हूँ, क्योंकि मैंने जिन नेताओं के साथ राजनीति करी है, सिद्धांत बहुत बड़ी चीज़ होती। कभी बहुगुणा जी के बारे में कहा जाता था कि दल बदलू है, हेमवती नंदन बहुगुणा, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा ने हमेशा सत्ता को ठोकर मार करके ऑपोजिशन में आए। वो कभी सत्ता के लिए कभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, कभी पार्टी नहीं बदली। कभी नीतियों में, कभी सिद्धांतों में, कभी विचारों में टकराव हुआ तो इंदिरा जी से भी टकरा गए, लेकिन उन्होंने कभी इंदिरा जी के लिए अपमानजनक बात नहीं कही, कभी व्यक्तिगत उनका विद्वेष नहीं हुआ। जब इंदिरा जी का देहांत हुआ तो उस समय बहुगुणा जी का जो स्टेटमेंट था मुझे आज भी याद है। लेकिन आज जो राजनीति है, जिस स्तर पे हम दल के अंदर रहकर ही अगर आपस में, मैंने कहा पावर स्ट्रगल होता है, मैं कह दूं नहीं है तो ये बिल्कुल असत्य होगा, झूठ होगा, और मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी करूंगा। जिस पॉलिटिक्स को मैं करता हूं हमेशा रहता है, मैं भी रखता हूँ किसी ना किसी के प्रति कोई मन में बात। लेकिन अगर बात पार्टी के हित की आए, दल के हित की आए, राज्य के हित की आए, तब हमको ये सब छोड़ देना चाहिए।
और लार्जर इंटरेस्ट में इस समय उत्तराखंड राज्य आज 2 सितंबर है, आज के दिन मसूरी का कांड हुआ था और लोगों का बलिदान हुआ था। कल 1 सितंबर था, खटीमा में कांड हुआ था। ये सितंबर अक्टूबर के महीने ऐसे हैं जो राज्य के आंदोलन के एक बहुत ऐसे निर्णायक दौर पे रहे, जब बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई। हमें इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम उस राज्य को बना पाए हैं जिनके लिए कुर्बानियां हुई थी, जिनके लिए संघर्ष हुआ था। कैसा राज्य हमने सोचा था, क्या सपने थे। 24 साल, अभी कोई 24 साल कम नहीं होता। अब यंग, पहले हम कहते थे शैशव काल में, अब शैशव काल में नहीं है, अब तो युवावस्था में। और युवावस्था में हमें पीछे मुड़ करके जरूर देखना पड़ेगा कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, अभी क्या संभावनाएं हैं, राज्य के लिए हम क्या कर पाए। यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप क्या राज्य की जनता के लिए न्याय कर पाई, क्या राज्य की जनता के, और मैं लीडरशिप जब कह रहा हूं तो इट इज़ नॉट बीजेपी, इट इज़ नॉट कांग्रेस, ये सारी टोटल पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या उन शहीदों के सपनों को हम कहीं किसी मुकाम तक पहुंचा पाए जिनके लिए राज्य बना था। क्या हालत है स्वास्थ्य सेवाओं के राज्य में, शिक्षा का क्या हाल है राज्य में, उच्च शिक्षा का क्या हाल है राज्य में, राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, बागवानी का क्या हाल है, तीर्थाटन का क्या हाल, पर्यटन का क्या हाल है, कहाँ दृष्टि है इस राज्य के नेताओं की, दृष्टि क्या है। आप जा रहे हो जापान और अमेरिका और स्विट्जरलैंड आपदा के बारे में सीखने के लिए। अरे आपदा सीखनी है तो जाओ लिंचोली, आपदा सीखनी है तो यहाँ के नेता जाएं केदारनाथ, यहाँ की अगर आपदा सीखनी है तो बूढ़ा केदार जाएं, वहाँ जाके सीखें कि आपदा से कैसे लड़ना है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा फेलियर है और अगर हम नहीं कर पाए उन बातों को तो इसमें मैं भी दोषी हूँ और पूरी राज्य की पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं ना कहीं दोषी है। अभी आपने, जब हम कांग्रेस की बात करें तो आपने कहा कि कुछ अगर नेता जो पार्टी फोरम से, प्लेटफॉर्म से ऊपर जाके बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हरीश रावत के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हरीश रावत कांग्रेस के एक बहुत बड़े स्तंभ है। हरीश रावत वो व्यक्ति है, जब राज्य बना तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उन कठिन परिस्थितियों में जब राज्य के निर्माण का श्रेय अटल जी को जा रहा था, बीजेपी को जा रहा था, उस समय उन्होंने पार्टी को संगठित किया, पार्टी को खड़ा किया, पार्टी ने उनके नेतृत्व में पहला चुनाव लड़ा और जीता और सरकार बनी। मैंने कहा कि राजनीति में सारी बातें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, नहीं भी होगी कोई उनकी मन मुताबिक बात, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट, मैंने आपको कहा, स्टेट का, पार्टी का, वो आपको देखना पड़ेगा। आपके स्टेट प्रेसिडेंट जब कहते हैं कि बड़े नेता 2024 में चुनाव के मैदान से हट गए और अगर वो लड़ते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, फिर हरीश रावत जी आते हैं उस पूरी पिक्चर में, वो कहते हैं कि हाँ, हार का अंतर थोड़ा कम होता। देखिए, ये सारी बातें तो मैं पार्टी प्लेटफॉर्म में करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बात को न तो मैं कभी कहूँगा, और ये पार्टी की नेशनल लीडरशिप को तय करना होता है, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन नहीं लड़ा, कौन मैदान छोड़ गया या किसने चुनाव लड़ा। ये सारी बातें पार्टी प्लेटफॉर्म में डिस्कस करने की है। लेकिन ये बात सच है कि राज्य में जो परिस्थितियां थीं, राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोगों में सेंटिमेंट है, हम लोग कहीं ना कहीं उसका असेसमेंट करने में चूक गए। और एक जो 22 जनवरी की घटना है राम मंदिर की, क्योंकि उत्तराखंड एक, आप उत्तराखंड के बारे में सोचिए, उत्तराखंड क्या है। उत्तराखंड जिस प्रकार की हमारी डेमोग्राफी है, जिस प्रकार की हमारी सोशोलॉजी है, यहाँ पर लोग आध्यात्मिक हैं, यहाँ पर अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट है। यहाँ पर जब मंडल आयोग हुआ तो मंडल आयोग के खिलाफ सबसे तीव्र आंदोलन अगर देश में कहीं हुआ तो उत्तराखंड उसमें से एक था। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तो सबसे ज़्यादा बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का ये नारा लगा तो उसमें उत्तराखंड नंबर 1 में था। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार बन गई, उस समय भी उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटें थी, 19 में से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये वो स्टेट है, यहाँ का सेंटीमेंट समझना पड़ेगा। तो यहाँ जब वो 22 जनवरी को सड़कों पर लोग निकले, सारा राममयी पूरा हो गया, हम भी थे, मैं 1 दर्जन कार्यक्रमों में मैं तो स्वयं गया, लेकिन मेरी आस्था का विषय है,
मैं कांग्रेस का एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहुत सारे कार्यक्रमों में गया अपनी विधानसभा में, जहाँ लोगों ने भंडारे करे, जहाँ राम मंदिर में कीर्तन हुआ, वहाँ कई जगह हमने प्रवचन भी दिए। हम ब्राह्मण आदमी है तो प्रवचन देने में भी हम इन सबसे अच्छे हैं जो बीजेपी वाले, हनुमान चालीसा भी नहीं आती इन्हें, उनसे बढ़िया करते हैं। लेकिन वो मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम इस बात को अगर स्वीकार कर लें कि नहीं है तो सब भाजपा के हो गए, ऐसा नहीं है। जो लोग लड़े पांचों के पांचों, हमारे गणेश घोटियाल जी मजबूती से चुनाव लड़े, मैं उनके चुनाव में रहा प्रचार में, हमारे जोत सिंह गुंसोला जी लड़े, ऐसे वातावरण में भी जो लोग लड़े उनको मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन ये सारे विषय असेसमेंट्स के होते हैं, कहीं ना कहीं हमसे अगर ये चूक हो गई तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म में डिस्कस होता है, ये सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं होता। लेकिन बयान चूंकि सार्वजनिक आए, दोनों ही बड़े मैं लीडर्स समझता हूँ किसी स्टेट भी लीडर, प्रेसिडेंट चाहे के भी और बड़े भी नेता हों चाहे पदाधिकारी हों, मैं समझता हूँ कि हमारे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स में इन बयानों से तो सबको बचना ही चाहिए। हरक सिंह रावत की स्थिति क्या है पार्टी में इस वक्त? क्योंकि जब वो पार्टी छोड़कर गए थे, फिर वापस पार्टी में आए, तो बार बार ये कहा जाता है कि वो थोड़ा आइसोलेटेड हैं, थोड़ा उनको सक्रियता कम दी गई है, ऐसा है क्या? नहीं, परसों खूब ऊपर बैरिकेड में चढ़ करके नारे लगाए उन्होंने, ईडी के लोगों को ललकारा उन्होंने। और आज बुलावा है उनका। हाँ, उनका बुलावा है तो बुलावा होता रहे, वो डरते थोड़ी। हरक सिंह तो शेरे गढ़वाल है, कहाँ डरते हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उनकी पार्टी में अच्छी स्थिति है, वो हमारे रिस्पेक्टेड लीडर हैं और पार्टी में आए हैं, हमने पार्टी में स्वागत किया। गणेश घोटियाल जी अध्यक्ष थे और प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे जब हरक सिंह रावत जी का पार्टी में स्वागत किया गया। पार्टी के हमारे सीनियर लीडर हरीश रावत जी भी थे, करण भाई तो उस समय डिप्टी लीडर थे, सब सारी लीडरशिप की। स्माना जी, इसी हमारे स्टूडियो में उनकी बहू आई थी अनुकृति गोसाई। हमने उनसे पूछा था कि आप क्यों बीजेपी में चली गई, तो अब चूंकि वो नहीं है, लेकिन आपसे हमें समझना चाहेंगे कि जब शेरे गढ़वाल कहते हैं हम उनको, तो शेरे गढ़वाल अपने परिवार में अपनी बहू को अपनी पार्टी में अपने साथ रख नहीं पाए, जबकि वो खुद लेकर आए थे उनको। देश में आपको इतने सारे उदाहरण बता दूंगा जहाँ पति पत्नी, बात हरक सिंह रावत की है। नहीं, हरक सिंह रावत, देखिए मैं व्यक्तियों पे तो कभी टिप्पणी करता ही नहीं, और हरक सिंह रावत जी मेरे मित्र हैं। क्या डर रहा होगा? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि हरक सिंह कभी डर, या फिर कांग्रेस में भविष्य नहीं दिखा होगा। हरक सिंह रावत जी डर जाएं ऐसे तो वो मटेरियल नहीं है, ऐसे तो मटेरियल नहीं है। अब अनुकृति तो हमारी बेटी के समान है, बच्ची है। अब वो, उससे मेरा इंटरेक्शन इतना रहा ही नहीं कि मैं उससे जान पाऊँ कि वो क्यों छोड़ गई। वो अचानक चली गई, छोड़ गई। उस समय हम इतने व्यस्त थे चुनाव में, उनसे बात भी नहीं कर पाए। लेकिन वो गई हैं, उनके निजी कारण होंगे। हरक सिंह जी बेटर समझते होंगे, अनुकृति ज़्यादा समझती होंगी इस बात पे, क्योंकि वो बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। मैं समझता हूँ कि मेरी टिप्पणी इसमें कोई आवश्यक नहीं। धामी जी को कितने नंबर दे रहे हैं आप? और क्या धामी जी के आने के बाद जो गढ़वाल और कुमाऊं की बात होती है, क्या कुमाऊं को बार बार ये लगता है कि कुमाऊं का ध्यान जरा ज़्यादा रखा जा रहा है, वो ज़्यादा दुलारा बच्चा हो रखा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, पुष्कर सिंह धामी मेरे परम मित्र भी हैं। मैं उनका इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो मेरी विरोधी पार्टी के नेता हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो जो भी गलत काम करेंगे उसका मैं विरोध करूँगा। ये मित्र विपक्ष वाली भूमिका नहीं लग रही? नहीं, मित्र विपक्ष वाली नहीं है। मैं तो राजनीति में हमेशा इस मर्यादा का रहा हूँ कि मैंने हेमवती नंदन बहुगुणा जी से बुगानी गाँव में 1988 में पूछा। उस समय मैं DAV कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष था और वो अंतिम दिन थे, अंतिम दिने बहुगुणा जी की जो लास्ट टाइम था, क्योंकि 89 में 17 मार्च को उनकी डेथ हो गई थी। 88 में आखिरी बार जब उन्होंने विजिट किया तो मैंने उनसे कहा कि ये बोफोर्स का मामला चल रहा है, आपकी क्या राय है? तो उन्होंने मुझे एक बात कही और मैं बहुगुणा जी से बहुत, उनका दिए हुए मंत्र जीवन में बहुत काम आए। उन्होंने कहा, सुनो, सबको, पूरा बुगानी में सारा उनका समर्थक वर्ग बैठा था। उन्होंने कहा, कुछ भी हो लेकिन नेहरू गांधी परिवार करप्ट नहीं हो सकता। राजीव गांधी के बारे में ये मिथ्या प्रचार है और वो कभी रिश्वत नहीं ले सकते। ये बहुगुणा जी कह रहे, जो समय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ऑपोजिशन की धुरी थे। मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूँ, तो अगर पुष्कर सिंह धामी कोई बहुत अच्छा कल काम कर देंगे तो हो सकता है मैं बधाई भी दूंगा। लेकिन आज तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लॉ एंड ऑर्डर को सवाल किया, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से के पास वो डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। और पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। उनको राज्य की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है वो लगातार बढ़ क्यों नहीं है
और उनको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि लगातार जो मामले आ रहे हैं उनमें उनकी पार्टी के लोगों का इतना बड़ा रोल कैसे है। ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा, मैं मांगूंगा, लेकिन उनसे मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है, मैं कोई उनको गाली थोड़ी दे सकता हूँ, कोई मैं डंडा लेकर के उनके पीछे थोड़ी पड़ सकता हूँ। लोकतंत्र में जो परमिसिबल है उस विरोध को मैं एक्सट्रीम तक करूंगा, जो परमिसिबल है उस विरोध को मैं एक्सट्रीम तक करूंगा, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन अपने जीवन में जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी मर्यादा है, उसको मैं नहीं तोड़ सकता। स्थायी राजधानी कहाँ होनी चाहिए? स्थायी राजधानी के बारे में मैं तो उस कमेटी का मेंबर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, जिसने सबसे पहला वो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जो किसी भी सरकार ने स्वीकार किया हो। ये कम लोगों को पता होगा, उत्तराखंड के पुराने लोगों को सबको पता है, कई लोग जानबूझ करके उस बात को न पूछते हैं न बताते हैं राजनीतिक कारणों से, लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है कि विनोद बर्थवाल कमेटी वो पहली कमेटी थी जिसने वो लिखित डॉक्यूमेंट जो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार को दिया था, एंड इट वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट विच वाज एक्सेप्टेड बाय एनी गवर्नमेंट। उसका मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। उसमें हमने राजधानी के बारे में स्पष्ट लिखा था, पट्टी क्षेत्र, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, और जो भी आपने गढ़वाल कुमाऊं का सवाल छूट गया उसका मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन इस प्रदेश के अंदर हमने कभी भी गढ़वाल की दृष्टि से, कुमाऊं की दृष्टि से, तराई की दृष्टि से हम लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, मैं तो नहीं करता। और मेरे पार्टी के अध्यक्ष तो कुमाऊं के हैं, मेरे पार्टी के बड़े नेता हरीश रावत कुमाऊं के हैं, मेरे पूर्व अध्यक्ष गढ़वाल के हैं, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, मैंने तो सबके साथ काम किया। यशपाल आर्य कुमाऊं के थे, अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे, दलित वर्ग के बड़े लीडर इस प्रदेश के हैं और अब तो देश के हैं। मैंने तो इनके सबके साथ काम किया है, तो मैं कभी गढ़वाल, कुमाऊं, क्षेत्रवाद, तराई हम नहीं मानते। ठीक है, लेकिन राजधानी का जहां तक सवाल है, सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तराखंड का सीमेंटिंग फोर्स था गैरसैंण। जब आंदोलन चला तो सारे लोग, गैरसैंण एक ऐसा केंद्र बिंदु था, फोकल पॉइंट था जिसपे न गढ़वाल के लोगों को आपत्ति थी, न कुमाऊं के लोगों को आपत्ति थी, और तराई वाले भी मानते थे कि गैरसैंण। किसने गलती करी? जब पहले अंतरिम सरकार बनाई, मैंने आपका शुरू में जिक्र किया कि उसका काम क्या था। उसका काम था कि राजधानी तय करे, प्रशासनिक स्वरूप तय करे, राज्य की आर्थिक स्रोतों के बारे में रिपोर्ट तैयार करे। वो रिबन काटने में लग गए, वो ब्लैक कैट कमांडो लेकर के मुंडन में जाने लग गए, नामकरण में जाने लग गए। उनको उत्तर प्रदेश वाली वो चकाचौंध, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई फोटोस्टेट कॉपी बन गए उत्तराखंड। तो वो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की परछाई थी वो उत्तराखंड में ऐसी पड़ी कि नित्यानंद स्वामी जी रहे हो या कोश्यारी जी रहे हो, भगत दा बोलते हैं जिनको, ये ब्लैक कैट कमांडो। उत्तराखंड में एक शैडो के अलावा जरूरत ही नहीं थी किसी को। ये उत्तर प्रदेश की तरह और प्रदेशों की तरह उत्तराखंड में ना आतंकवाद, उत्तराखंड में ना टेररिज्म, उत्तराखंड में ना नक्सलवाद, उत्तराखंड शांत प्रदेश, इसमें जरूरत ही नहीं थी। तो आप बन गए उत्तर प्रदेश की परछाई, और यहाँ पर आप वो काम करने लगे जो उत्तर प्रदेश में होने लगे। उसी का नतीजा हुआ 13 महीने में विदा भी हो गए। इन्होंने जो काम करने थे राजधानी का वो किया ही नहीं। सरकार आपकी भी रही, आप क्यों नहीं कर पाए? मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल, हमारी सरकार रही जो काम, देखिए तिवारी जी जैसा विजनरी व्यक्ति, और मेरा आज भी मानना है कि राजधानी आप प्रदेश के किसी कोने में बनाइए, उसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। देहरादून राजधानी है, घुटनों घुटनों पानी भर जाता है आपके स्टूडियो में आने में, मुझे गाड़ी खड़ी करनी मुश्किल हो गई आपके स्टूडियो में आने में। आप कैपिटल के बिल्कुल हार्ट में बैठे हुए हैं और प्रभावशाली पत्रकार हैं। आपकी रिपोर्टिंग को मुख्यमंत्री भी देखते हैं, डीजी इन्फॉर्मेशन भी इसकी देखते होंगे, क्या आप दिखा रहे हैं, क्या छप रहा है। आपके दफ्तर के बाहर मुझे गाड़ी पार्क करना मुश्किल हो गया। राजधानी के हाल हैं, तो राजधानी कहीं भी बन जाए उससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। नियत से, विजन से, दृष्टिकोण से, सोच से विकास होता है। लेकिन गैरसैंण हमारा जो फोकल पॉइंट मैंने बताया पूरे आंदोलन का था, एक सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ। और 12 सालों में अगर पहली बार किसी ने गैरसैंण को एड्रेस किया तो इट वॉज कांग्रेस। विजय बहुगुणा जी बीजेपी में चले गए, व्यक्तिगत बात मैं नहीं करता, लेकिन वो उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। पहली बार तंबू लगा करके कैबिनेट हुई तो कांग्रेस के सरकार में हुई। पहली बार तंबू लगा करके अगर विधानसभा हुई तो कांग्रेस के टाइम पे। पहली बार वहाँ पर कोई फंड अगर अलॉटमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कांग्रेस के ज़माने में।
नींव खुदी, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कांग्रेस के जमाने में, एक भी ईंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमाने में अगर वहाँ लगी हो तो आप मुझे बता दीजिए। इन्होंने वही काम किया कि बच्चा किसी के घर में पैदा हुआ, नामकरण इन्होंने कर दिया, मुन्ना हमारा है, मुन्ना हमारा है। अरे भैया, बनाया हमने, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया, विधानसभा हमने खड़ी करी, सचिवालय हमने खड़ा किया, सड़कें हमने बनाई, नगर पंचायत उसको सबसे पहले हमने घोषित किया, सारा काम हमने किया, नाम आपने रख दिया ग्रीष्मकालीन राजधानी। ऐसी ग्रीष्मकालीन भी कि 17 महीनों में 3 दिन का सत्र कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। गैरसैंण जो है वो हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ विषय, इसलिए अगर गैरसैंण राजधानी बने तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया कि आखिरी विकास सवाल का आपसे, भू कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? भू कानून में क्या तुरंत आना चाहिए, कुछ देरी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं इस राज्य के उन तमाम नौजवानों को आज जो भू कानून के बारे में आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। इस राज्य में भू कानून की आवश्यकता बहुत सख्त है, और नरेंद्र तिवारी जैसा विजनरी लीडर हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया, उन्होंने समझ लिया था और वो उसी समय भू कानून बना गए थे। उससे बेहतर भू कानून यहाँ नहीं बन सकता। नरेंद्र तिवारी ने बना दिया था भू कानून। 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा जमीन उत्तराखंड में नहीं ले सकता कोई, ये नरेंद्र तिवारी बना गए थे। इसको और अच्छा कर दिया था भुवन चंद खंडूरी ने 250 स्क्वायर मीटर करके, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। लेकिन वो बेसिक जो ड्राफ्ट था भू कानून का, इट वॉज नरेंद्र तिवारी, वो नरेंद्र तिवारी थे जिन्होंने बनाया था। उसको 500 से 250 करा केवल, खंडूरी जी का और कोई योगदान नहीं है, लेकिन किया उन्होंने। भू कानून वही होना चाहिए जो नरेंद्र तिवारी बना के गए थे। उसके बाद उसका बेड़ा गर्क करने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, और उसका बिल्कुल सत्यानाश करके बंटाधार करने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया। दोनों ने ये हालत पैदा कर दी है कि आज पूरे पहाड़ में आप चले जाओ, पहाड़ के पहाड़ खरीद लिए लोगों ने, जो उत्तराखंड के मूल के नहीं है। निश्चित तौर पे राज्य के अंदर एक बहुत सख्त भू कानून चाहिए, जो नरेंद्र तिवारी जी बना गए थे। अगर बीजेपी कहती है कि हम उसके पक्ष में हैं, बीजेपी कैसे पक्ष में हो सकती है? अच्छा आप बताइए, कैसे पक्ष में हो सकती है? करतार सिंह भडाला को ला रहे हो हरियाणा से इंपोर्ट करके विधानसभा में बैठाने के लिए, और कह रहे हो हम भू कानून के पक्षधर हैं। अगर एक्सीडेंटली, दुर्भाग्यवश, दुर्घटनावश करतार सिंह भडाना जीत करके आ जाते, तो हरियाणा के रहने वाले करतार सिंह भडाना, जो दिल्ली से भी, उत्तर प्रदेश से भी, राजस्थान से भी और उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ चुके, क्या वो उत्तराखंड के अंदर भू कानून को पास होने देते रूलिंग पार्टी के? ये लोगों को समझना है इस बात को, कि ये केवल मूर्ख बनाते हैं सेंटीमेंट, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर, लोगों को धार्मिक और जातीय आधार के नाम उस पर ध्रुवीकरण करके। भू कानून इस राज्य की आवश्यकता है। अगर वो नहीं बनेगा तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य को किसी बड़े एग्रेसिव आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बैठे, इतनी देर तक आपने हमारे साथ चर्चा की राजनीतिक हालातों पर। राज्य के बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही इस खास मुलाकात में। कैसी लगी आपको हमारी ये खास मुलाकात, हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।